ऑब्जर्व किया था और जो बोर को अपने मॉडल बनाने में मदद किया था, वो दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या था। ओके, डेवलपमेंट क्या क्या साइंस के फील्ड में डेवलपमेंट हुआ था 1913 से पहले, जिसको बोर्ड ने पढ़ा था अपने मॉडल को बनाने से पहले। तो पहला चीज की पढ़ाई जो बोर्ड ने किया था, इट वाज ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो ये शब्द आपके लिए बिल्कुल नया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जिन्हें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईएम रेडिएशन भी बोलते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, वही रे या वही किरण जो एक एटम एब्जॉर्ब करता है हायर एनर्जी में जाने के लिए या लोअर एनर्जी में आने के लिए, वो रिलीज करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली क्या होती है, वो रेज या वो किरण जिससे एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या खुद एनर्जी रिलीज करता है। पर इन जस्ट लोग देखिए, सिंपल में तो समझ गए होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या, जिससे एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है या इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी को रिलीज करता है, वही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बोला क्या गया, जो रिसर्च हुई थी, ध्यान से पढ़ना सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और थोड़ी टफ भी है। बोला क्या गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं उनकी नेचर जो होती है ड्यूअल, ड्यूअल होती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यदि सिंपल शब्दों में समझो, जो रेज से एनर्जी लेता है एटम या जो रेज रिलीज करता है एटम, उनकी ड्यूअल नेचर होती है। ड्यूअल नेचर का मतलब वो या तो इस तरह कॉन्टिन्यूअस चलती है वेव की तरफ, ओके, जो रेडिएशन एटम रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है वो कंटिन्यूअस चलती है वेव की तरह, या छोटे छोटे पैकेट्स की तरह आगे बढ़ती है। ओके, पहला नेचर क्या है, वो ट्रेवल करती है वेव की तरह। दूसरा नेचर क्या है, वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिसकंटिन्यूअसली ट्रेवल करते हैं, कनेक्टेड नहीं है, ये देखो अलग अलग, ये छोटे छोटे पैकेट में डिसकंटिन्यूअसली ट्रेवल करते हैं, जिसे बोला गया पार्टिकल नेचर। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो एटम गेन करता है या एटम रिलीज करता है। वो दो तरीके से ट्रेवल करती है, वेव की तरह कंटिन्यूअस, देखो वेव क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, या पार्टिकल की तरह छोटे छोटे पैकेट्स। ये तो पहला पढ़ाई बोर्ड ने किया था, जिनसे उनका मॉडल इन्फ्लुएंस हुआ था। दूसरा था एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये किस चिड़िया का नाम है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, मैं जब पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है, 2 क्लास के बाद इसकी डिस्कशन। ओके, तो इसको फिलहाल भूल जाओ, पहला वाला हम लोग पहले समझते हैं। ओके, बट दिमाग में रख लो कौन दो चीज की पढ़ाई की, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये दूसरा वाला अभी भूल जाओ, जब पढ़ेंगे तब देखिए। ओके, तो नाउ वी आर कंसर्न विद ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उसका वेव नेचर। उसकी दो नेचर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, कौन कौन नेचर हुई, वेव नेचर कंटिन्यूअसली, या पार्टिकल नेचर छोटे छोटे डिसकंटिन्यूअस अलग अलग पैकेट। तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर। ओके, चलो अब देखते हैं वेव नेचर क्या। स्कूल एग्जामिनेशन में डायरेक्ट
क्वेश्चन पूछता है कौन सी दो डेवलपमेंट का पढ़ाई बोर्ड ने किया था, ड्यूअल नेचर, दूसरा एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ओके, अब चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो टॉपिक में आएगी, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या होता है नहीं होता है पहले हम लोग समझते हैं। ओके, ध्यान से समझो। तो एक वर्ड यहां पे लिखा है वेव, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिमाग में आएगी, व्हाट इज वेव? वेव क्या होती है, ये क्वेश्चन दिमाग में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आते के साथ आपने जूनियर क्लास में जो पढ़ा है वो दिमाग में आ जाएगी, वेव कुछ ऐसे। ओके, बट ऐसे ऐसे क्या, चलो समझते हैं। तो वेव का यदि हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन लिखें, तो पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से पढ़ना उसको फिर समझाता हूं। A wave is a disturbance that travel through space or medium, transporting energy from one location to another। देखो, ये तो मैंने वेव का डेफिनेशन लिखा, पर इतना सब लंबा डेफिनेशन का मतलब क्या है पहले समझते हैं हम लोग। इस डेफिनेशन को मैं समझाता हूं। समझो एक पल के लिए कि एक ये समुद्र की पानी है, इसको ऐसे समझो, ये समुद्र की पानी है, और समुद्र का पानी किस पे रहता है, जमीन के ऊपर रहता है। और जमीन किससे बनी रहती है, टेक्टोनिक प्लेट से बनी रहती है। आप लोगों को मालूम है टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं, रॉक्स जो होते हैं, रॉक्स जो ऐसे ऐसे अलाइन रहते हैं, ठीक है। तो धरती, एक पल के लिए समझ लो कि यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स है। ओके, टेक्टोनिक प्लेट ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, रॉक्स जो अर्थ सरफेस को बनाता है। ओके, अब क्या हुआ, एक पल के लिए समझो कि टेक्टोनिक प्लेट घसक गया। जब टेक्टोनिक प्लेट घसक जाता है तो क्या निकलता है नीचे से, लावा। लावा निकलती है ना। और धरती के नीचे जो लावा निकलता है, मानो यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट घसक गया, इस जगह पे टेक्टोनिक प्लेट घसक गया, तो यहाँ पे लावा निकलेगा, तो इस पानी में इस जगह क्या करेगा, उस लावा से जो एनर्जी आई वो यहाँ आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। और वो डिस्टर्बेंस इस पानी के थ्रू आगे ट्रेवल करेगी। ओके, वो डिस्टर्बेंस इस पानी के थ्रू आगे ट्रेवल करेगी। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है, मानो ये पॉइंट ए है जहां पे लावा निकला और डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, और ये एनर्जी पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते करते आगे बढ़ा और बी पॉइंट पे पहुंचा। और आपको मालूम होगा सुनामी ऐसे ही होता है, समुद्र थल के नीचे टेक्टोनिक प्लेट हिलता है, लावा निकलता है, डिस्टर्बेंस होती है, और पानी के थ्रू वाटर वेव्स बोले तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, और यहाँ पे पानी उफान लेता है और कोई शहर में घुसता है, और उस शहर में हजारों किलोमीटर दूर नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पे यदि आप समझोगे इन टर्म्स में, तो वेव को यदि आप समझो तो वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है। वेव क्या है, एनर्जी निकली, एक डिस्टर्बेंस है। तो वेव देखो क्या है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस। देखो यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ है ना, वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल थ्रू, जो चलती है या तो कोई मीडियम के थ्रू, मीडियम बोले तो सॉलिड, लिक्विड या गैस के थ्रू,
वेव एक डिस्टरबेंस होता है जो चलती है या तो कोई मीडियम के थ्रू या स्पेस के थ्रू, बोलने का मतलब वैक्यूम में भी चलती है। ओके, तो वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है जो चलती है सॉलिड, लिक्विड या गैस के थ्रू, या वैक्यूम में भी चलती है, जिसमें क्या ट्रांसपोर्ट होता है? जिसमें एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है। एनर्जी ट्रांसपोर्ट हुआ, जिसमें एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है कहां से कहां? एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक। समझ गए वेव का मतलब? तो वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है जो मटेरियल से भी जा सकती है या खाली जगह से भी जा सकती है, जिसमें एनर्जी का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरा जगह। ओके, तो वेव्स वाटर वेव्स होते हैं, साउंड वेव्स होते हैं। मानो एक रूम है, उसमें मैं चिल्ला रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है। क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि मटेरियल मीडियम के थ्रू मेरा आवाज आगे बढ़ रहा है। तो साउंड वेव्स होते हैं, वाटर वेव्स होते हैं। गिटार बजाते हो तो गिटार में जो तार लगा हुआ है तो बजाते हो तो वाइब्रेट होती है, तो वो थ्रेड में वेव्स आती है। ये होते हैं वेव्स। और सूरज से भी आता है अल्ट्रावायलेंट रेज। अल्ट्रावायलेंट रेज आता है सूरज से। अब बीच में कोई स्पेस नहीं है, खाली जगह है, तो वो अल्ट्रावायलेंट रेज वेव की तरह स्पेस से भी ट्रेवल होके हमारे पास पहुंच जाता है खाली जगह से, और एनर्जी तो आती ही है सूरज की रोशनी से। ओके, तो आई सपोज वेव की पिक्चर क्लियर होगी कि वेव क्या है। अब वेव कितने टाइप की होती है? वेव्स जो होती है बेटा बेसिकली दो टाइप की। ओके, Transverse वन wave इज and मैकेनिकल वेव longitudinal wave. and the second one is non-mechanical waves. मैकेनिकल वेव्स किसको बोलते हैं? A wave that requires a material medium to travel. एक वेव जिसे मेटेरियल मीडियम चाहिए, मेटेरियल मीडियम बोले तो सॉलिड, लिक्विड या गैस चाहिए आगे बढ़ने के लिए या ट्रेवल करने के लिए। तो एग्जांपल यदि हम लोग इसका देखें तो एग्जांपल है साउंड वेव्स, ripples on surface of lake. रिपल्स ऑन सरफेस ऑफ लेक, यदि आप नहीं समझोगे तो पत्थर एक गिराओ तालाब में तो आप देखोगे ना गोल 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 कुछ बनते हैं और बाहर के ओर जाते हैं। तालाब में एक पत्थर गिराना, जब तालाब में एक पत्थर गिराओगे कुछ ऐसे ऐसे रिंग्स गॉड की। ओके, दैट इज रिपल्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, साउंड वेव्स मटेरियल मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है। सरफेस ऑफ लेक पे पत्थर गिरा है तो एनर्जी बाहर की ओर कैसे जा रही है? वाटर के थ्रू जा रही है, तो वाटर इज अ मटेरियल मीडियम। सुनामी जो होगी उसमें भी एनर्जी ट्रांसपोर्ट हुआ किसके थ्रू? वाटर के थ्रू। ओके, करेक्ट। अब नॉन मैकेनिकल वेव्स जो हमारा टॉपिक है, अ वेव दैट डज नॉट require a material medium. एक वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए एक जगह से दूसरा जगह तक मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, वो स्पेस में या वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। इस टाइप के वेव्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वही वेव्स होते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। एग्जांपल इसके होते हैं, देखो, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेंट रेज, विजिबल रेज, Infrared rays. वाले जो भी होते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। उसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंपोनेंट होती है। ओके, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेंट, विजिबल रेज, ये सब नॉन मैकेनिकल वेव है जिन्हें एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए।
वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, और इस टाइप की वेव को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मैटेरियल मीडियम नहीं चाहिए एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए। So the waves below the visible rays are non-mechanical waves. बेटा क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्लीज। Are the waves below the visible spectrum are non-mechanical waves? बेटा वो डिस्कस होगी Like infrared radiations. हाँ हाँ हाँ, पढ़ेंगे बेटा, पढ़ेंगे, बताएंगे, रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है ना। ओके, थोड़ा देर में डिस्कस होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पूरी स्पेक्ट्रम डिस्कस होगी, सिर्फ इतना ही नहीं है, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, ठीक है। ओके, आगे देखेंगे हम लोग। अपने माइक को बंद कर लो प्लीज बेटा, और कुछ भी बोलना है तो पहले मुझसे पूछ लेना, ठीक है। माइक को बंद कर लो बेटा प्लीज, आपका नाम जो भी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि वेव दो प्रकार के हुआ, एक मैकेनिकल वेव और दूसरा नॉन मैकेनिकल, ठीक है ना। मैकेनिकल वेव्स को मैटेरियल मीडियम चाहिए, नॉन मैकेनिकल वेव्स को मैटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। ओके, एंड दे आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, इस स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत तो आप मुझसे पूछ सकते हो, एनी डाउट। अर्ची आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज बेटा अपने माइक को बंद करो। एनीबडी हैज गॉट एनी प्रॉब्लम हियर तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट? हाँ ना, बोलो कुछ। नो सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बेटा, चलो। चलिए अब हम लोग आते हैं 1870 में एक डिस्कवरी हुई थी जिसके बारे में नील बोर ने पढ़ा था। तो आते हैं जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। देखो, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल 1870 में एक थ्योरी दिया था। वो थ्योरी क्या है? अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, बोर ने जो सारे चीज की पढ़ाई की थी वो क्यों की थी? क्योंकि वो एटम से रिलेट करना चाहते थे। तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूं उसको एटम से रिलेट करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? एटम ही से निकलते हैं या एटम एब्जॉर्ब करती है। ओके, हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए या लोअर एनर्जी लेवल में आने के लिए उसकी यूज होती है। अब दूसरा एक थ्योरी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था जो यूज किए थे बोर ने अपने मॉडल में। चलो देखते हैं जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या थ्योरी दिया। A charged particle, ध्यान से, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि एटम से क्या रिलेशन है इसकी? A charged particle in accelerated motion, एक चार्ज पार्टिकल यदि एक्सेलरेटेड मोशन में will generate alternating electric and मैग्नेटिक फील्ड। देखो ध्यान से, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या बोला कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, बेटा ध्यान से देखना है, एटम से जोड़ना है इसको, कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि एक्सेलरेटेड मोशन में है, कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो जनरेट करेगा मतलब प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनो, कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक एंड
मैग्नेटिक फील्ड। कोई मुझे बता सकता है इसका एटम से क्या रिश्ता है? एटम से क्या रिश्ता है इसका, इस थ्योरी का? चलिए देखते हैं एटम से क्या रिश्ता है इसका। न्यूक्लियस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल Yes, है? sir. Yes, sir. यस बोलना है बेटा, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो उसके पास अपनी कोई वेलोसिटी है। तो इस डायरेक्शन में जब यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में ये ऊपर की ओर, ठीक है ना, यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है ये ऊपर की ओर, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है ये साइडवेज इधर की, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इधर, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इधर। आपको मालूम है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी क्या होता है? चेंज होती है, चेंज होता है। चेंज होती है। और वेलोसिटी चेंज होती है तो कैसा मोशन होता है? एक्सेलरेटेड वेलोसिटी मोशन। चेंज होगी तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है ना बेटा, पढ़े हो कि नहीं? यस सर। क्लास में पढ़े हो, चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो? एक्सेलरेशन, है ना? यस सर। वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है, क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं है? यस सर। है सर। है। चार्ज पार्टिकल बोले तो इलेक्ट्रॉन कैसी मोशन में है? एक्सेलरेटेड मोशन में है, जरूर है। क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन जब एटम के चारों ओर घूमता है तो वो ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब होता क्या है, दीज फील्ड्स, ये जो फील्ड्स हैं, दीज फील्ड्स मतलब ये जो फील्ड्स हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दीज फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड। अब ये फील्ड जो है बना तो एक जगह पर रुक नहीं जाएगा, ये ट्रांसमिट होती है मतलब आगे बढ़ती है। दीज फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये वेव की तरह आगे बढ़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेव की तरह आगे बढ़ती है एंड आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ती है, ट्रांसमिट होती है, किस तरह? वेव्स की तरह। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम लोग वेव नेचर पर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो दोनों प्रोड्यूस हुई, और वो जो प्रोड्यूस होती है वो आगे बढ़ती है, वो ट्रांसमिट होती है, किस तरीके से? वेव की तरह। और दोनों साथ में है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट साथ में चलती है वेव की तरह, तो इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, अब ये ट्रांसमिट होती कैसे, आगे बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है वो हमें जानना है। देखो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट हो गया यहाँ पे। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगी पहले, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पहला कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो पार्ट तो है, इलेक्ट्रिक पार्ट और मैग्नेटिक पार्ट। इलेक्ट्रिकल वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स। देखो इलेक्ट्रिकल वेव से मैग्नेटिक वेव से दोनों आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, मैग्नेटिक कंपोनेंट, और एक डायरेक्शन में भी आगे बढ़ेगी ना। तीन कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन।
are mutually perpendicular to each other. देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या है? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक वाला पार्ट है, इलेक्ट्रिकल वेव्स। फिर मैग्नेटिक कंपोनेंट है, मैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट प्रोपोगेट होगी, प्रोपोगेट मतलब आगे बढ़ेगी किसी डायरेक्शन में, ओके। ये जो तीनों कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, वो तीनों आपस से म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे, ओके। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक हो गया इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक हो गया मैग्नेटिक कंपोनेंट। इधर वाला इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट। ध्यान से मैं दूसरे तरीके से दिखा रहा हूं, देखो ऐसे समझो, ठीक है। देखो ध्यान से, तीन है, ओके। तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। इसको समझ लो एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको समझ लो वाई एक्सिस, इसको समझ लो जेड एक्सिस, ठीक है ना। तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस ब्लू वाला, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब आपको इस तरह समझना है कि यदि एक्स एक्सिस ये वाला ब्लैक वाले के अलोंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और ये रेड वाले के अलोंग यदि मैग्नेटिक कंपोनेंट है, तो ये वेव ऐसे बढ़ेगी आगे। अब बताओ तो वेव किस डायरेक्शन में जा रही है? इधर बढ़ रही है आगे, किस डायरेक्शन में जा रही है? यदि ये वाई एक्सिस है, सर एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस आगे बढ़ रही है तो किस डायरेक्शन में जा रही है? सर एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रही है ना। देखो इधर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कैसे चलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ध्यान से देखना। इधर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इधर मैग्नेटिक कंपोनेंट परपेंडिकुलर मौजूद होगा, फिर भागेगा किधर? ऐसे भागेगा, इधर भागेगा। किधर भाग रहा है? एक्स एक्सिस के अलोन भाग रहा है। समझे बात को? तो आई सपोज आइडिया क्लियर होगी। यदि ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इस है, ये मैग्नेटिक कंपोनेंट ये है, तो थर्ड एक्सिस में ये वाई है, ये जेड है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक, तो मोशन किधर होगा? एक्स एक्सिस के। ओके, तो एक क्वेश्चन छोटा सा पूछता हूं, यदि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जेड एक्सिस पे है और मैग्नेटिक कंपोनेंट वाई एक्सिस पे है, तो वेव किस डायरेक्शन में बढ़ेगी? सर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में बढ़ेगी। वेरी सिंपल है ना, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगी एक साथ, ठीक है। तो ये तो कहानी है वेव की। अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, आप लोग भी पानी पी लो, एक मिनट। तो देखो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने जो ये खोज किया था वो एटम के लिए नहीं किया था, वो अपना इलेक्ट्रिसिटी का कोई खोज कर रहे थे, बट इसको नील बोर ने लगा दिया एटम पे कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेंगे, ओके। इस तरह वो लगाया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कहानी खत्म, और कुछ नहीं। अब चलो आते हैं वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज को भी पढ़ने, क्योंकि वेव्स का पढ़ाई उन्होंने पढ़ा था, तो वेव्स की प्रॉपर्टी भी हमारे सिलेबस में है, हमें वो पढ़ना है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ करना है तो कर लो, मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नोट्स बनाना, आप लोग सब नोट्स बनाना, ओके। आगे बढ़ू कि नहीं? कुछ पूछना है? नो सर, पढ़ते हैं, नो सर, आगे बढ़िए। आगे बढ़ो। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जो बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग देखने वाले हैं इट्स वेवलेंथ। ओके, मैं एक वेव बना देता हूं, अच्छे से समझ आएगी। देखिए वेवलेंथ क्या होती है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं विद अ ग्रीक लेटर लैम्डा। वेवलेंथ को डिनोट की जाती है विद अ ग्रीक लेटर लैम्डा। ये होती क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive डैश और डैश। कौन बताएगा मुझे, जूनियर क्लासेस में पढ़े हो? क्रेस्ट एंड सर क्रेस्ट एंड ट्रो। यस, क्रेस्ट और ट्रफ। देखो वेव के इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम लोग ट्रफ बोलते हैं। ये जो दो डिस्टेंस है, दो क्रेस्ट के बीच में या दो ट्रफ के बीच में, we will call it as lambda. Consecutive होनी चाहिए, मतलब अगर it is the distance मतलब दूरी between two consecutive crest और दो अगल बगल वाले क्रेस्ट या दो अगल बगल वाले ट्रफ के बीच में जो दूरी है उसे हम लोग बोलेंगे वेव। इनको मेजर करने के लिए जो नॉर्मल यूनिट्स यूज होते हैं वो होती है एंगस्ट्रॉम। इट्स ए के ऊपर में एक गोल है, उसका मतलब होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम होती है 10 टू द पावर -10 मीटर। देखो बेटा, आपको इस एग्जाम में जब कैलकुलेशंस आएंगे तो कैलकुलेशंस तो मीटर में करने हैं और आपको दिया रहेगा एंगस्ट्रॉम में, ठीक है ना। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर, या नैनोमीटर में दिया है 1 nm। nm इज नैनोमीटर और नैनोमीटर होती है 10 टू द पावर -9 मीटर। नैनोमीटर होंगे 10 टू द पावर -9 मीटर। एक्चुअली वेव्स के बीच में जो डिस्टेंस को मेजर किया जाता है वेवलेंथ बोलते हैं, दैट इज एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर, ठीक है। ये हो गई वेवलेंथ। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट करते हैं विद ग्रीक लेटर v को, एक v का एक मुंडी को इधर खींच देते हैं, v ऐसे न्यू, इसको हम लोग बोलते हैं न्यू। फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है न्यू। ये क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स passing through a point देखो एक सेकंड में एक कोई गिवन पॉइंट से, एक सेकंड में कोई एक गिवन पॉइंट से कितने सारे वेव्स, एक सेकंड में एक गिवन पॉइंट से कितने सारे वेव्स पास कर जाएंगे उसे हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज जो होती है हर्ट्ज। और सीपीएस में भी मेजर करते हैं, सीपीएस इज साइकिल पर सेकंड। ओके, सीपीएस की एक यूनिट होती है साइकिल पर सेकंड। एक्चुअली 1 हर्ट्ज जो होती है इज इक्वल टू 1 सीपीएस, दोनों इक्वल होता है। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सीपीएस, एक हर्ट्ज एक साइकिल पर सेकंड होता है। और हायर यूनिट्स देखोगे तो 1 किलो हर्ट्ज
इज इक्वल टू डैश हर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू डैश हर्ट्ज। बोलो जल्दी कोई, अरे जल्दी जवाब दो बेटा, सब पढ़ा हुआ है। सर 10 to the power 6। किलो, किलो, अरे किलो कितना, 10 to the 10 to the power power 3, sir. 10 to the power 3 मेगा 10 to the power 6। ओके, ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी की कहानी, डिनोट करते हैं विद द लेटर न्यू। ठीक है, वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, अब चलो देखते हैं स्पीड। स्पीड को मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को के स्पीड या वेलोसिटी बोलो, you can call it velocity also। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, इज डिनोटेड बाय द लेटर c। अब इसको डिफाइन करना तो जरूरी नहीं है, फिर भी लिख देता हूं। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड per unit time। अब सभी को मालूम कि एक गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस कोई ट्रैवल करता है, दैट इज स्पीड। ओके, स्पीड को मीटर पर सेकंड में नापते हैं, सबको मालूम। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, c is equal to nu lambda, speed is equal to frequency और ये वेवलेंथ। ये इंपॉर्टेंट, c is equal to nu lambda, frequency into wavelength, speed of particular wave is equal to frequency into wavelength। अब ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में अप्लाई होगा कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दुनिया में, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको लिखवाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये दुनिया में मौजूद है, सबका स्पीड होता है स्पीड ऑफ all EM waves is equal to speed of light। स्पीड ऑफ लाइट तो सबको मालूम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। कितना होगा कोई बोलेगा? 3 into 3 into 10 to the power 8 meter per second। 3 into 10 की power 8 meter per second। थैंक यू। ठीक है, स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस दुनिया में मौजूद है, सबका स्पीड होगा 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक रिलेशन देखो, ये मैं गोल कर दूंगा, ये इंपॉर्टेंट एक पहला आपका पास आया फॉर्मूला और फॉर्मूला है। अब देखो, यदि मैं लिखता हूं इस फॉर्मूला को c by nu is equal to lambda, तो c तो एक कांस्टेंट है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कांस्टेंट है, तो आई कैन राइट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब क्या है, यदि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। ठीक है ना, और रिवर्स, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम। ओके, ये दिमाग में रखना है, इनवर्स रिलेशन है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के। अब स्पीड के बाद देखेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या इसको दूसरे पॉइंट में इस तरह भी लिख सकती हो, मैं दूसरे तरीका से लिखता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझो। इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट। ये देखो क्रेस्ट है ना, ये क्रेस्ट का क्या हाइट है? ओके, इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट, क्रेस्ट का हाइट और डेप्थ ऑफ ट्रफ।
ये जो ट्रफ है इसका डेप्थ, हाइट ऑफ द क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज एम्पलीट्यूड। ओके, क्या होगा? हाइट क्रेस्ट का या डेप्थ ट्रफ एम्पलीट्यूड। ओके, वेरी सिंपल, क्लियर? हाँ, एम्पलीट्यूड के बारे में एक और चीज जानना, यदि एक वेव आपको ऐसा दिया हुआ है, किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये ए वाले का कि बी वाले का? ए वाले का सर ए वाले का। amplitude ज्यादा है। अब आपको ध्यान देना है कि जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, आप घर में बल्ब लगाते हो, जब घर में बल्ब लगाते हो तो घर में बल्ब से विजिबल रेज निकलते हैं, विजिबल रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होते हैं। यदि उस बल्ब से निकलने वाले रेज का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वो ब्राइटर रीजन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, ब्राइटर रीजन। और यदि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी विजिबल लाइट है उसकी एम्पलीट्यूड कम है तो वो डिम रीजन प्रोड्यूस करेगा। डिम समझते हो ना, हल्का रोशनी वाला, डिम मींस हल्का रोशनी, डिम मतलब डिम समझते हो ना, लाइट कम रहेगी ऐसे। तो एम्पलीट्यूड जिसका है वो ब्राइटर रीजन, और जिनका एम्पलीट्यूड कम होता है जो लाइट वेव्स का, वो डिम रीजन प्रोड्यूस करती है, डिमर रीजन प्रोड्यूस करती है। ओके, ये दिमाग में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन मोर थिंग इज वेव नंबर। वन मोर क्वेश्चन इज वेव नंबर। वेव नंबर को डिनोट किया जाता है न्यू डैश से। ये न्यू और न्यू के ऊपर में एक डैश दिया हुआ है, दैट इज वेव नंबर। ओके, वेव नंबर क्या होती है? न्यू डैश। आप इसको डिफाइन किस तरह करते हैं? वेरी सिंपल, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, या बोलो इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर को डिफाइन किया जाता है इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। तो हम लोग बोल सकते हैं वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। ओके, ये वेरी सिंपल एक है चीज। वेव नंबर क्या होती है? इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ। अच्छा बेटा, नीचे में जो लिखी हुई है दिख रही है ना आपको? यस सर। हाँ, ठीक है। वेव नंबर जो होती है इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, तो इसका यूनिट जो होगा क्या होगा? मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। जनरली मीटर इन। हाँ, जनरली हम लोग इसको मेजर करते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, वेव नंबर। तो हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज देखी, स्पीड देखी, एम्पलीट्यूड देखा, वेव नंबर देखा, वेवलेंथ देखा, फ्रीक्वेंसी देखा, 5 देखा। ये बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ दिमाग में रखना है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा और ये वाला फॉर्मूला। ओके, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा और ये वाला। ओके, आई सपोज कि बहुत ही बेसिक पार्ट है, कोई डिस्कस नहीं होनी चाहिए इसके ज्यादा। आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं बेटा। आगे बढ़ सकते हैं सर। आप पूछना है कुछ बेटा? क्या नहीं, आगे बढ़ते हैं ना, चलिए। नेक्स्ट टॉपिक जो इसी की सब टॉपिक है कि हम लोग देखते हैं, चलो कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, सबको हम लोग एक एक करके एग्जांपल में देख लेते हैं, क्योंकि हमें उसको फिर अपने एटम में लगाना है कि नहीं, कि सबकी एनर्जी भी डिफरेंट। चलो देखते हैं। मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
स्पेक्ट्रम शब्द का क्या अर्थ होता है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगा कि हम लोग का नॉर्मली क्या होता है, या सब क्लास में मैं यही एग्जांपल देता हूँ, तो आप लोग को भी यही देता हूँ, समझ जाओगे अच्छे से। मानो कि मतलब कश्मीर में बॉम्ब वॉम्ब पकड़ा है, आतंकवादी सब होता है, बॉम्ब लेके आया, फिर मिसाइल लॉन्चर लेके आया बड़ा वाला, फिर तुम्हारा छोटा वाला बंदूक लेके आया, फिर AK-47 लेके आया। तो क्या होता है, यदि हमारे देश के जवान उन लोगों को पकड़ लेते हैं तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, एक टेबल लिया जाता है, उसके ऊपर एक चादर बिछाई जाती है, सफेद कलर का चादर, फिर उसके ऊपर में रखेगा सबसे छोटा वाला जो हथगोला होता है, हथगोला वाला ना, हथगोला वाला जो बॉम्ब रहता है, सबसे छोटा वाला पहले रखेगा, फिर उसके बाद छोटा वाला बंदूक, सबसे छोटा वाला सबसे पहले, फिर उसके बाद बंदूक छोटा वाला, फिर उसके बगल में AK-47, फिर उसके बाद में लास्ट में मिसाइल लॉन्चर। तो एक्चुअली क्या होता है, ये इंसान का नेचर होता है कि कोई चीज को दिखाना है तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा से बड़ा रखते हैं या बड़ा से छोटा। तो कोई भी चीज को यदि आप छोटा से बड़ा सजाओ या बड़ा से छोटा सजाओ, वी कॉल इट एज अ स्पेक्ट्रम। वेरी सिंपल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, यदि हम लोग देखें, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ all forms of electromagnetic radiations, magnetic waves. It is the arrangement of all forms of electromagnetic waves on the basis of wavelength or frequency. देखो, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, तो मैं वेव इसलिए लिख दिया क्योंकि हम लोग वेव प्रॉपर्टी का, तो आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी लिख सकते हो, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसके पास तो दोनों नेचर होती है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होती है, तो बेटर है मैं रेडिएशन लिख देता हूं। इसको वेव लिखना भी ओके है क्योंकि वेव नेचर पास में। चलो ठीक है, वो छोड़ो, वो बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात क्या है यहाँ पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑल फॉर्म्स, मतलब जितने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, हम लोग क्या किए, उसको एक ऑर्डर में सजाए, वेवलेंथ के हिसाब से या फ्रीक्वेंसी हिसाब से। तो उस ऑर्डर में सजाना, वेवलेंथ के हिसाब से या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, छोटा से बड़ा में या बड़ा से छोटा में, उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, जितने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनको हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के हिसाब से सजा दिया। ओके, अब मैं जो डिस्कस करने वाला हूं ये आपको याद करना है। ओके, एक तरीका बता दूंगा याद करने का, इसे आपको याद करना है क्योंकि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में आपको जानना है। भले इनका फ्रीक्वेंसी आपको याद ना रहे, वेवलेंथ ना याद रहे, पर सारे आपको याद करने हैं कौन कौन होते हैं। देखो कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं और मैं सजा रहा हूं ऑर्डर है। सी मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में ताकि आपको याद हो। जी, एक्स, क्यू, वी, आई, एम, आर। देखो आप याद कैसे करोगे, सी जी एक्स यू विमर, ऐसे देखो एक तरीका मैंने बताया और आपको जो भी तरीका सूट करे आप कुछ भी बना लो अपने हिसाब से, और आप याद कर सकते हो इसको। सी जी एक्स यू विमर, सी जी एक्स यू विमर। अब देखो ये क्या है, सी इज कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, बट इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है तो उसमें दिमाग नहीं लगाना है। आप इसको चाहो तो एक्सक्लूड कर सकते हो, बट इट इज आल्सो देयर। कॉस्मिक रेज, नेक्स्ट वन इज गामा रेज। कॉस्मिक के बाद गामा, जी फॉर गामा, एक्स फॉर एक्सरेज। एक्सरेज आप लोग जानते हो, एक्सरेज। अल्ट्रावायलेंट रेज, यूवी, अल्ट्रावायलेंट रेज मालूम होगा,
V is visible rays visible rays. I is infrared rays. M as microwaves, and R as रेडियो वेव्स. ठीक है, अब ये जो मैंने सजाया है, आप यदि इधर जाते हो, ये जो मैंने सजाया है, आप यदि इधर जाते हो तो वेवलेंथ इंक्रीजेस. ठीक है, आप यदि इधर जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीजेस, और आप यदि उधर से इधर आते हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस. ओके, वेरी सिंपल. इधर जाना है वेवलेंथ बढ़ेगा, इधर जाना है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और इनवर्स रिलेशन है, काफी समझ आ रहा है. इधर बढ़ रहा है तो ये वाला ऑब्वियसली इधर घटेगा. सीधा सा बात है, इनवर्स रिलेशन. तो याद रहेगा, कॉस्मिक, गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स. ओके, आप बोलोगे कि सर आप सबको इतने सारे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो सबको हम लोग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा सबको अलग इसलिए पढ़ रहे हैं कि सबकी नेचर अलग है. ओके, यदि कॉस्मिक रेज इज अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी, इसको रहने दो, बट यदि मैं गामा से ही बात करूं और रेडियो वेव तक, तो सबकी जो नेचर है, ये कॉस्मिक की भी नेचर है कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखा हूं मैं यहाँ पे, ये सबकी नेचर डिफरेंट है, और जो नेचर होती है वो ऑब्वियसली डिपेंड करती है वेवलेंथ पे या फ्रीक्वेंसी. आपको एक छोटा सा बात बता दूं, ये जो गामा रेज है या कॉस्मिक रेज है, इनकी वेवलेंथ इतनी कम होती है, वेवलेंथ मतलब दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो इतनी कम है कि आपके एक बाल में, आपके एक छोटी सी बाल में हजारों वेव्स आ सकते हैं. इतनी वेवलेंथ इसकी कम होती है कि आपके एक छोटे से बाल में हजारों वेवलेंथ आ जाएंगे. वहीं रेडियो वेव्स की वेवलेंथ इतनी ज्यादा होती है कि लाखों किलोमीटर में भी एक वेवलेंथ ना आ पाए. ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर्टी में तो डिफरेंस आएगा ही. इसकी वेवलेंथ एक बाल में इतना सारा आ गया, रेडियो वेव लाखों किलोमीटर में भी एक वेवलेंथ नहीं समझ पाए. तो ये तो कहानी है. तो बेटा देखो, प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, तो प्रॉपर्टी भी बदलती है. ओके, अब इंफ्रारेड का काम होता है खाना मतलब गर्म करना, इंफ्रारेड चीजों को गर्म करना. अब वही काम तो विजिबल वाला नहीं कर सकता. विजिबल वाला तो गर्म नहीं करेगा, विजिबल वाला ऑब्वियसली आपको दिखाता है चीज. ओके, आपको सेंसेशन ऑफ विजन देता है. अब सेंसेशन ऑफ विजन तो आपको माइक्रोवेव्स नहीं ना दे सकता है. माइक्रोवेव जो माइक्रो ओवन्स होते हैं उनमें यूज होते हैं. सेंसेशन ऑफ विजन तो विजिबल ही देगा, ये तो नहीं देगा. तो प्रॉपर्टी बेटा सबकी. दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमें अपने सिलेबस में पढ़नी. ओके, सबके प्रॉपर्टीज अलग होते हैं, सबकी वेवलेंथ अलग होती है, और वेवलेंथ अलग है तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी भी अलग है. ये जस्ट आपको दिमाग में बैठा. ओके, तो याद कर लीजिएगा इसको. नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर देखा है ना. वेव की तरफ पढ़ रहे हैं हम लोग, वेवलेंथ पढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हैं, वेव नंबर पढ़ रहे हैं, स्पीड ऑफ वेव पढ़ रहे हैं. ये सारा प्रॉपर्टी वेव का है. तो नील बोर्ड ने ये पढ़ाई किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव नेचर तो है ही. ओके, अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं. सर, और बोलिए बेटा. सर ऊपर से फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. नहीं, इधर इधर इंक्रीज होगा बेटा फ्रीक्वेंसी. यस सर, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. कहाँ डिक्रीज होगा? इधर जाओगे तब डिक्रीज होगी, इधर जाओगे तो
अच्छा अच्छा वेवलेंथ इंक्रीजेस, इधर मैं दिखाया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ आ गई? यस सर फ्रीक्वेंसी इधर इंक्रीज होती है, इधर वेवलेंथ इंक्रीज। ठीक है, यस यस सर इस डायरेक्शन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, इस डायरेक्शन। यस ये यस मतलब होता है इंक्रीजेस यार। यस सर ठीक है बेटा, समझ गए? यस सर तो ये तो है राम कहानी इसकी। दो सिंपल सा क्वेश्चंस दूंगा जो आप बनाओगे, और एनसीईआरटी की ही क्वेश्चन है, दे देता हूं एज अ होमवर्क, बना लेना, बहुत सिंपल है। व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ रेडियो वेव्स ऑफ विविध भारती ब्रॉडकास्टिंग एक्ट वन 1368 किलोहर्ट्ज। ये तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि विविध भारती रेडियो स्टेशन जो होता है, विविध भारती रेडियो स्टेशन जो होता है, उसके रेडियो सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी जो है 1368 किलोहर्ट्ज। अब बोला गया है कि आप वेवलेंथ निकालिए, उसका वेवलेंथ निकालने बोला गया। बहुत सी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोई बताएगा मुझे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, Wavelength equals to speed by frequency. इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। C is speed of electromagnetic radiation, nu is frequency, and lambda is wavelength. C by nu is equal to lambda. Lambda. nu का वैल्यू दिया हुआ है, और सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है सबकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। न्यू को हमने नीचे लाया है, तो न्यू है 1368 किलोहर्ट्ज। अब किलोहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना इनटू 10 to the power 3 सेकंड इनवर्स। हर्ट्ज को हम लोग सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है? हर्ट्ज इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स, साइकिल पर सेकंड। हर्ट्ज कैन बी रिटन एज सेकंड इनवर्स, ओके? कंफ्यूज मत होना। सेकंड इनवर्स कटेगा, सेकंड इनवर्स कटेगा, मीटर में आपके पास लैम्डा आ जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके? आई सपोज यू कैन सॉल्व इट। घर में होमवर्क बना लेना इसको। वेरी सिंपल सी क्वेश्चन थी। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगे सबकी जो वेवलेंथ होती है यही। गॉट इट? चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। आप मिटा दो ये वाला, Yes, sir. सॉल्यूशन बना लो इसका। दूसरा, कैलकुलेट द frequency associated with the violet light 400 nanometer and red light 750 नैनोमीटर। देखो अब बेटा ये आपको याद रखना है, सुनो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विजिबल जो होती है, विजिबल रीजन, ये जो विजिबल होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। चलो मुझे कोई बताएगा इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? सर वायलेंट का वायलेट। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा है कि नहीं? तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम। और वेवलेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा? Red sir, red. रेड। तो बोला क्या गया, आपको ये याद रखना है, जो विजिबल वाले का रेंज होता है फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ का, वो याद रखिएगा प्लीज। 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक रेंज होती है विजिबल रेज।
ये याद रखना, बाकी सबकी आप वेवलेंथ ना याद रखो, पर ये याद रखना कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम होती है, विजिबल स्पेक्ट्रम समझ रहे हो, विजिबल रेज होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये रेंज है इनका 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट द न्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द वायलेंट लाइट। 400 नैनोमीटर का वायलेंट लाइट है और रेड लाइट जो है वो 750 नैनोमीटर। सिंपल सी क्वेश्चन है, बना लोगे कि नहीं बना पाओगे? बन बन जाएगा जाएगा। बन जाएगा सर। Yes. C is equal to mu lambda लगाना है, C by lambda is equal to mu, निकल जाएगा mu। C स्पीड ऑफ लाइट, रेडिएशन का सबका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, लैम्डा आप आगे पुट कर दो यहाँ से, वेरी सिंपल। ओके चलिए, तो वेरी सिंपल दो क्वेश्चंस हो गए। अब देखिएगा नेचुरल फिनोमेनन, ये पूछा जाता है एक्चुअली। देखो ये वाली पोर्शन तो टोटली फिजिक्स की पोर्शन हो जाती है, पर थोड़ा सा इसको केमिस्ट्री में हम लोग देख लेते हैं। वैसे आप 12th में इन डेप्थ इस चीज को पढ़ोगे फिजिक्स में। नेचुरल फिनोमेनन explained by wave nature of electromagnetic radiation are number 1 diffraction and number 2 interference। नेचर में दो फेनोमेनन होती है, एक डिफ्रैक्शन होता है और एक इंटरफेरेंस होता है, जिसको वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक्चुअली डिफ्रैक्शन क्या होती है, देखो वेरी सिंपल मैं बताऊं। बेंडिंग ऑफ वेव्स Around both edge of the small opening to form semis. यस बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। किसने बताया डेफिनेशन, याद है? बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड बोथ द एजेस ऑफ स्मॉल opening to form semicircular waves। अब डेफिनेशन से आपको डेफिनेटली समझ नहीं आएगी, पहले एक मैं ड्राइंग बना रहा हूं वहां से समझ। सपोज करो कि ये एक छोटा सा ओपनिंग है, ओपनिंग दिख रहा है कि नहीं सबको? ठीक है, Yes sir. एक छोटी सी ओपनिंग है, ओके हाँ दिख रही है। अब इधर से कोई वेव आ रहा है, समझो कि कोई वेव इधर से आ रहा है, ठीक है ना? ये छोटी सी ओपनिंग है, इधर से समझो कोई वेव आ रहा है। जब ये वेव ये छोटा सा होल से बाहर निकलेगा तो दोनों एज के अराउंड बेंड हो जाएगा और ऐसे सेमी सर्कुलर पैटर्न बनेगा, या बोलो तो सेमी सर्कुलर वेव्स बनाएगा। इस फिनोमेनन को बोलते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन। ये वाला वेव समझो कि इधर से कोई वेव जा रहा है। अब ये क्या है, देखो डेफिनेशन इसका पहले, बेंडिंग ऑफ वेव्स, वेव्स का बेंड होना, वेव्स का बेंड होना अराउंड द एजेस ऑफ अ स्मॉल ओपनिंग। ये जो वेव है इसे मैं एक छोटा सा ओपनिंग से पास करवा रहा हूं, तो ये बेंड हो जा रही है ये छोटे से ओपनिंग के अक्रॉस, और क्या बना रही है, सेमी सर्कुलर वेव्स बना रही है। ये सेमी सर्कुलर वेव्स है, सर्कुलर मतलब पूरा होगा और ये हो गया सेमी सर्कुलर। बोलने का मतलब यदि एक वेव को एक छोटा सा कॉर्नर से पास करवा दो, छोटा सा ओपनिंग से पास करवा दो, सॉरी एक वेव को एक छोटा सा ओपनिंग से पास करवा दो तो सेमी सर्कुलर पैटर्न बनाते हैं, या बोलो तो सेमी सर्कुलर वेव्स। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे
मैं लगाऊंगा पार्टिकल नेचर, तो क्या मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा? पार्टिकल नेचर नो सर। ध्यान से सुनो, पार्टिकल नेचर का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो पार्टिकल होते हैं। तो पार्टिकल्स होंगे तो पार्टिकल्स एकदम इसके थ्रू क्या है, स्ट्रेट पार हो जाएगा ना, है कि नहीं? पार्टिकल रहेगा तो इसके थ्रू स्ट्रेट पार हो जाएगा। तो यदि आप बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर नहीं पकड़ोगे तो कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये सेमी सर्कुलर वेव बना रहा है? एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते हम। तो नेचर का जो फिनोमिनन है डिफ्रैक्शन, उसको बहुत अच्छे से वेव नेचर ही एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि सेमी सर्कुलर वेव्स बन रहा है, पार्टिकल नेचर तो इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएगा। ओके, डिफ्रैक्शन इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दूसरा होता है इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस क्या होता है, ध्यान से एक डायग्राम में ही समझो। सपोज करो ये एक वेव, ठीक है ना? सपोज करो ये एक वेव और ये एक दूसरा वेव, ठीक है ना? ऐसे वेव्स जिनका क्रेस्ट और क्रेस्ट देखो मैच कर रहा है, इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट मैच कर रहा है, इसका ट्रफ और इसका ट्रफ मैच कर रहा है। ऐसे वेव्स जिनका क्रेस्ट और क्रेस्ट एक ही तरीके से है ऊपर, और ट्रफ दोनों एक ही तरीके से, तो इनको हम लोग बोलते हैं इन फेज वेव। क्या बोलेंगे? इन फेज वेव्स। ये वाला बात हो रहा है ए और बी वेव जो है वो इन फेज है। इन फेज का मतलब देखो क्रेस्ट और क्रेस्ट, ट्रफ और ट्रफ मैच कर रहे हैं। तो यदि हम लोग इन दोनों वेव को मिला दें, यदि आप इन दोनों वेव को मिला दोगे तो रिजल्टेंट वेव आएगा इसका, जो रिजल्टेंट वेव आएगा इसका कुछ ऐसा आता है, एम्पलीट्यूड काफी बढ़ जाता है। ओके, क्या होता है, इसका क्रेस्ट थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, मतलब समझ लो कि इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट क्या होता है ना, ऐड हो जाता है। जब मैच करके दोनों एक ये वेव है और ये वेव, दोनों को मिला दूंगा तो इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट ऐड हो जाता है और ये बड़ा हो जाता है, और इसका ट्रफ मैच कर जाता है और ये बड़ा हो जाता है। तो मोर ब्राइटर रीजन मिलता है। इन फेज वेव्स प्रोड्यूसेस मोर ब्राइटर रीजन। इसकी अपनी कुछ ब्राइटनेस है, इसकी कुछ अपनी ब्राइटनेस है, दोनों को मैं मैच करा दिया तो दोनों की एम्पलीट्यूड भी मैच होगी, तो मोर ब्राइटर रीजन आपको मिला, इससे इन फेज वेव्स के कारण। और इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उसमें उतना दिमाग नहीं लगा, ठीक है? दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे इन फेज वेव समझ गए, क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हुआ, रिजल्टेंट जो आया हायर एम्पलीट्यूड वाला आया और ब्राइटर रीजन। और मानो एक दूसरा मैं क्या करता, एक वेव में लिया ऐसा, ठीक है ना? एक वेव में लिया ऐसा और एक वेव लिया मैं ऐसा, ठीक है? अब इसका देखो, क्रेस्ट ऊपर है, इसका क्रेस्ट की जगह में ट्रफ, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये वाला ऊपर है कि नहीं? तो ऐसे दो वेव्स जो होते हैं इनको बोला जाता है आउट ऑफ फेज वेव्स। अब इन दोनों को मैच करवा दोगे तो क्या है, मानो ये 5 की ताकत से ऊपर खींच रहा है, तो ये मानो सेम है, तो 5 की ताकत से नीचे खींच रहा है, तो रिजल्टेंट जो वेव आएगा आपको एक ऐसे स्ट्रेट आएगा। इसके इफेक्ट को ये नीचे खींच के कैंसिल कर दिया, मानो दोनों को मैंने मिला दिया, आउट ऑफ फेज वेव्स को मैं आप मिला दिए, तो इसके इफेक्ट को ये कैंसिल करेगा, इसके इफेक्ट को ये कैंसिल करेगा, तो ये वाला जो मिलता है आपको डार्कर रीजन मिलेगा। कैसा मिलेगा?
डार्कर रीजन, और इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव, वी कॉल इट एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो ये तो छोटा सा हम लोग हल्का एंगल में देखे, फिजिक्स में इन डेप्थ आप लोग पढ़ोगे, बट इन सिंपल मुझे यहाँ पे बताओ, यदि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको समझ लो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको समझ लो यदि हम इन दोनों का भी वेव नेचर नहीं पकड़े तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि दोनों की एम्पलीट्यूड ऐड हो गई? एम्पलीट्यूड तो भैया वेव का होता है कि नहीं? तो हमें इस कंडीशन में जो इंटरफेरेंस नेचुरल प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए तो वेव नेचर पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऐड हो रही है भाई। और इसको भी जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डार्कर रीजन बन रही है, तो यहाँ पे भी हमको वेव का प्रॉपर्टी पकड़ना ही पड़ रहा है। एक ऊपर खींच रहा था, नीचे खींच रहा, कैंसिल हो जाएगा। तो नेचर के दो क्वेश्चन पूछे गए, मेंस में क्वेश्चन आए, पार्टिकल नेचर क्या क्या एक्सप्लेन किया और वेव नेचर क्या क्या एक्सप्लेन किया। तो नेचर की दो फेनोमेनल, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को बहुत अच्छे से वेव नेचर ने एक्सप्लेन किया। तो इसकी पढ़ाई नील बोर ने किया था, ओके। और फिर उन्होंने ये भी पढ़ा था कि पार्टिकल नेचर क्या होती है। तो पार्टिकल नेचर आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फिर फंस जाओगे बीच में और थोड़ा ही सा हो पाएगा। एनी डाउट इन दिस टॉपिक आप मुझसे पहले पूछो, तब तक मैं पानी पीता हूँ। बेटा मजा आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं? सर यस सर। सर डिफ्रैक्शन में जो बेंडिंग ऑफ वेव्स हो रहा है उसका कोई खास कारण में आप मत घुसो, कारण में आप फिजिक्स में पढ़ोगे, कारण को आप रहने दो। बस आप ये समझो कि एक ऐसी फिनोमिनन है जो हो रही, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा और फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, अभी तुरंत नहीं समझ पाओगे आप। बस इस फिनोमिनन को समझो। बेटा 2 मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ आपका प्रॉब्लम, पहले इसका प्रॉब्लम डील कर लो। बस आप समझ लो कि नेचर में एक फिनोमिनन हो रही है जहां से वेव को एक छोटा सा ओपनिंग से पास करवा जाए तो ऐसे ऐसे सेमी सर्कुलर वेव्स बन जाते हैं। इस फिनोमिनन को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्यों होता है? यू विल स्टडी इन वेव ऑप्टिक्स, आएगी आपके फिजिक्स, ओके। बस आपको केमिस्ट्री में इतना समझना है कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को वेव नेचर एक्सप्लेन करना है, ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर। एनीबॉडी पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स 12th में आएगी। Thank you, sir. हाँ, एनीबॉडी एल्स? Yes, हाँ बेटा, आपका आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो आप अपने माइक को अपने मुंह के सामने लाके बोलो। नहीं, आपकी आवाज बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं है। तो आप एक काम करना, आप अपने डाउट्स को चैट सेक्शन में डाल देना। श्रीवास्तव क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो, वहां पे आप डाल दो। प्लीज अपने माइक को ऑफ कर लो, अभी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। तो बेटा दीज ऑल आर द थिंग्स, आई सपोज मैक्सिमम बच्चों के पास मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है, मैक्सिमम के सबके पास ही जा रही है। कुछ यदि होंगे इधर उधर कहीं बैठे, आई डोंट नो, तो नेटवर्क को अपना क्लियर करना है। तो आई सपोज कोई डाउट है यहाँ पे आज के क्लास में? No, sir. नहीं, नो सर। चलिए अब एक आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, श्रीवास्तव क्लासेस ऐप है जिसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और आज के क्लास में कोई भी डाउट हुई होगी या कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप उस ऐप में चैट सेक्शन में जाना और अपने डाउट को डाल देना, आपकी डाउट को सॉल्व कर दी जाएगी और आंसर भेज दी जाएगी। श्रीवास्तव क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे आपको रजिस्टर हो जाना है 11th वाले बैच में, फिर चैट सेक्शन में जाके अपने डाउट को डालो। जिस दिन क्लास होगी मैं रात 9 बजे के बाद ऑनलाइन रहूंगा, तो आप अपने डाउट को डाल सकते हो, मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे। एंड डीपीटीज भी अपलोड कर दी गई है ऐप वाले सेक्शन में। सो बेटा थैंक यू फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सर।